Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about meeting between India and China over LAC. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. देखिए, दिस इज अ रफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. और ये जो रफ बाउंड्री जिसकी हम बात कर रहे हैं LAC, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करके देखा जा सकता है. द वेस्टर्न सेक्टर विच इज मेनली इन लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया, देन मिडिल सेक्टर विच इज इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. तो मतलब एक साइड में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश स्टेट्स हैं और दूसरे साइड में चाइना का जो रीजन है तिब्बत वो है. एंड देन ईस्टर्न सेक्टर विच इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ऑन द इंडियन साइड एंड चाइना ऑन द अदर साइड. ये जो आइडिया है या नोशन है LOC का, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है पहले समझते हैं. देखिए, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर वेल डिमार्केटेड बाउंड्री बिटवीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया एंड चाइनाज कंट्रोल्ड टेरिटरी. ऐसा कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. LAC इज बेसिकली लार्ज एम्प्टी एरिया लेफ्ट बिटवीन द टू साइड्स. बॉर्डर रीजन में लगभग 50 से 100 किलोमीटर विड्थ का एक एरिया दोनों साइड ने छोड़ रखा है, जिसको कहा जाता है LAC. एंड बाउंड्री अभी क्लियरली डिमार्केट नहीं हुई है दोनों साइड्स के बीच में. ये जो LAC का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इमर्ज हुआ, ये भी जरा देखते हैं. तो आपको पता है कि 1962 में साइनो इंडिया वॉर वाज फॉट एंड इंडिया हैड टू फेस सम रिवर्सेस एट द हैंड ऑफ चाइनीज. स्टार्टिंग के दिनों में चाइनीज हैड एंटर इनटू इंडियन टेरिटरी, दे हैड शोन अग्रेशन एंड एंटर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी. बाद में बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर्स दे विड्रू. तो जब वो लोग वापस गए तो उन्होंने अपने हिसाब से एक बाउंड्री लाइन डिमार्केट कर दी. वॉर एंडेड विथ अ यूनिलेटरल चाइनीज सीज फायर. मतलब अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, और अलग अलग रीजन्स में चाइनीज आर्मी विड्रू और उन्होंने अपने हिसाब से एक बाउंड्री लाइन डिमार्केट करने की कोशिश की कि जहाँ तक हमारी टेरिटरी होती है हम वहाँ तक पीछे हट चुके हैं. ये 1962 वॉर की मैं बात कर रहा हूँ. बट ऑफ कोर्स इंडिया वुड नॉट अग्री टू चाइनाज रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन ऑन ग्राउंड. अब चाइनीज आर्मी यहां तक पीछे हट गई, बोले ठीक है अभी के लिए हमारे हिसाब से ये बाउंड्री है, और आगे फिर और डिबेट डिस्कशन करके फिर जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स है रिजॉल्व करेंगे. बट जो चाइना ने अपने हिसाब से उस टाइम में 1962 में जहां तक वो विड्रॉ की अपनी आर्मी को, उसको लेकर के इंडिया वाज नॉट इन अग्रीमेंट. वी हैड डिफरिंग परसेप्शन. तो फिर इसको लेकर के दोनों साइड्स ने एक अनडिक्लेयर्ड टैसिट आप कह सकते हैं अरेंजमेंट किया. दोनों साइड ने लगभग 50 से 100 किलोमीटर विड्थ का एरिया छोड़ दिया, जिसको कहा जाना शुरू किया गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी ये है, और मान लीजिए भारत का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस साइड में ऑन द ईस्टर्न साइड, और बीच में एक अच्छा खासा एरिया जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड अनचार्टेड छोड़ा हुआ है कि किसको बिलोंग करेगा. एंड दिस डिफरेंस इन परसेप्शन वुड बी रिजॉल्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव नेगोशिएशन. ऐसा एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग बना दोनों साइड के बीच में. इसको लेकर के कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था. तो LAC वाज जस्ट अ नोशन, नॉट आइडेंटिफाइड ऑफिशियली फ्रॉम 1962 टिल 1993. बट 1993 में दोनों देश उनके रिप्रेजेंटेटिव सामने आए एंड फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन विथ रिस्पेक्ट टू LAC वाज देयर कि ठीक है LAC तो है. दोनों साइड्स ने अपने अपने हिसाब से बाउंड्रीज अभी के लिए ऑन ग्राउंड डिमार्केट कर रखा है. LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अब आगे विथ एन एग्रीमेंट जो 1993 में साइन हुआ, उस एग्रीमेंट का नाम था मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग LAC. तो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अब हम लोग सेक्टर बाय सेक्टर डिस्कशन करके इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केट करेंगे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बाउंड्री एंड LAC. LAC which demarcates on ground positioning between India and China now
इट इज नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री। एलएसी कहने का मतलब है कि अभी के लिए ये पोजीशन है। इट इज ए काइंड ऑफ डी फैक्टो बॉर्डर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज म्यूचुअली अग्रीड इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर इसको कहे जाने के लिए दोनों साइड को आइडेंटिफाई करना होगा और कि हाँ ये बाउंड्री है, और फिर उसको डॉक्यूमेंट करके टेरिटोरियल डिस्प्यूट को परमानेंटली खत्म करना होगा कि हाँ ठीक है, अब हमारे हिसाब से दूसरे साइड में आपकी टेरिटरी है, इस साइड में हमारी टेरिटरी है। बट अभी के लिए ऐसा कुछ फाइनल एग्रीमेंट हुआ नहीं है। अभी के लिए हमने बस आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे आप पोजीशनड हैं, यहाँ पे दूसरे साइड में हम पोजीशनड हैं। ये बाउंड्री अभी के लिए एक तरीके से बॉर्डर का काम कर रही है फॉर द टाइम बी, बट दिस इज नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री। वी विल बी अराइविंग एट इंटरनेशनल बाउंड्री एज ए रिजल्ट ऑफ सम अग्रीमेंट। ठीक है, तो मैं जल्दी से फिर रिवाइज करा दूं। भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो अभी म्यूचुअली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं कह सकते। भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है वो उसको कहा जाता है एलएसी। एलएसी इज नॉट अ वेल डिफाइंड डिमार्केशन। ये एक अच्छा खासा रफ पैच छोड़ा हुआ है दोनों साइड के बीच में। और एलएसी की शुरुआत आप कह सकते हैं एज एन आइडिया 1962 में हुई। एलएसी को फर्दर रिजॉल्व करके और हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केट करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट भारत और चाइना ने किया 1993 में। उसके अलावा 2012 में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें बात की गई कि एलएसी एरिया में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो। उसके लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया गया, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इन 2012। इस वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के हिसाब से फैसला किया गया कि दोनों ही साइड कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे एलएसी रीजन में। इसी मैकेनिज्म के अंतर्गत फिर फैसला हुआ कि हम लोग जो पेट्रोलिंग करेंगे, हमारे जो आर्मी है, इंडियन साइड से इंडियन आर्मी, चाइना साइड से जो चाइनीज आर्मी है, जब भी पेट्रोलिंग करेंगे तो अनआर्म्ड तरीके से करेंगे, हथियार लेकर के नहीं जाएंगे ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये सब कुछ तरीके इस्टेब्लिश किए गए ताकि बॉर्डर पे पीस ट्रंक्विलिटी बनी रहे। ये जो सो कॉल्ड अभी नोशनल बॉर्डर है जिसको हम लोग ऑफिशियली कहते हैं एलएसी, तो दैट इज हाउ 1993 में एलएसी को आइडेंटिफाई किया गया कि फॉर द टाइम बिंग दिस इज द बॉर्डर, और इस यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट ना हो इसके लिए एक वर्किंग मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया 2012 में, विच इज ए स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज। कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको रिजॉल्व करेंगे। बट चूंकि द बाउंड्री इज नॉट प्रॉपरली डिमार्केटेड, तो होता क्या है, कभी कभार चाइना की आर्मी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी कही जाती है वो इंडियन साइड में आ जाती है, कभी कभार इंडियन आर्मी चाइनीज साइड में से चली जाती है। मतलब क्योंकि बाउंड्री तो डिमार्केटेड है नहीं, तो हमारे हिसाब से लगता है कि वो हमारे एरिया में एंटर कर गए, उनको लगता है कि हम उनके एरिया में एंटर कर गए, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ confusion. Lack of precision leads to a lot of confusion and that leads to scope for conflict। और ऐसा ही एक मैसिव कन्फ्लिक्ट हो गया था साल 2020 में, जिसको हम लोग कहते हैं गलवान वैली कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट हैपेंड इन दिस लद्दाख रीजन, यहाँ पे कहीं पे, जिसमें भारत के 20 सोल्जर्स मर्टायर हुए थे। वो बिना आर्म्ड एम्यूनेशन के ही पेट्रोलिंग चल रही थी, लेकिन दोनों साइड सामने सामने आ गए। अब आर्मी तो आप जानते ही हैं, गरम खून, दोनों आपस में भिड़ गए, हाथ से लाठी डंडे से लड़ाई हो गई और भारत के भी जवान शहीद हुए, भारत के भी आर्मी पर्सनल शहीद हुए, तो चाइना के साइड से भी कैजुअलिटीज हुई। तो ये है एलएसी। एलएसी का शुरुआत 1962-1993 में ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अ ब्रॉडर बाउंड्री एंड विथ एन understanding कि with successive communication we will settle a precise boundary which we will be calling international boundary, but international boundary अभी तक हम लोग establish नहीं कर पाए हैं। ये जो एलएसी पे कोई कंफ्लिक्ट ना हो इसके लिए वर्किंग मैकेनिज्म जो स्टैब्लिश की गई थी, उसी का 31st मीटिंग हुआ है हाल फिलहाल में। यही है करंट न्यूज। और 31st मीटिंग जो हुआ उसमें वही दोनों साइड ने एक दूसरे को कमिट किया कि वी विल कंडक्ट अ पीसफुल एंड वी विल मेंटेन अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विलाइज्ड बॉर्डर, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। तो करंट न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट डिस्कस दिस आर्टिकल टू मेक यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएसी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है इसको कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। व्हाई इट इज नॉट नोन एज
भारत और पाकिस्तान की जो मौजूदा अभी के लिए ऑन ग्राउंड बाउंड्री आप कह सकते हैं, हमारे हिसाब से ऑफ कोर्स हमारी तो इंटरनेशनल बाउंड्री ये है, लेकिन ये एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने इसको इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अभी के लिए ग्राउंड पोजीशनिंग तो ये है। तो जब भी किसी दो देश के बीच की बाउंड्री को अगर इंटरनेशनल बाउंड्री कह दिया जाए तो इसका मतलब दोनों साइड अग्री करते हैं कि ये हमारे बीच की बाउंड्री है। बट अगर उसको किसी और नाम से बुलाया जाए, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में इसको कहा जा रहा है LAC, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी ये जो पोजीशनिंग इसको कहा जा रहा है LOC, इसका मतलब कि इट इज नॉट ए फाइनल बाउंड्री, आइदर ऑफ द टू साइड्स और बोथ साइड्स आर इन डिस्प्यूट विथ द डिमार्केशन। तो LOC को लेकर के भी डिस्प्यूट है ही, ऑफ कोर्स दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू अस। तो आज नहीं तो कल इंडिया हैज अ गोल ऑफ रिट्रीविंग दिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड मर्जिंग इट विथ कश्मीर। इसीलिए अभी के लिए जो पोजीशनिंग है इसको हमने क्या नाम दिया है, LOC, दैट वाज आइडेंटिफाइड इन सिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। इस डिस्कशन के बेसिस पे फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट INS Arighat. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also important for GS paper 3 defense perspective. INS Arighat को समझेंगे क्या है, ये करंट न्यूज पे आएंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं अबाउट INS Arihant। देखिए, इंडियन न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन, इंडियन नेवल सबमरीन, भारत का ये जो सबमरीन है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी हिंदी में कहते हैं, विच मीन्स vessel, a naval vessel which could maneuver beneath the water level, beneath the oceanic surface, ऐसे नेवल शिप्स को कहा जाता है सब मरीन्स, पानी के नीचे जाकर के ऑपरेट कर पाए। तो INS अरिहंत, इंडियन नेवल शिप, अरिहंत इंडियन नेवी का एक शिप है जो बेसिकली एक सबमरीन है। सब मरीन मतलब विच कैन मनूवर ऑपरेट बीनीथ द ओशनिक सरफेस, तो पनडुब्बी जिसको हिंदी में कहते हैं। INS अरिहंत भारत का सबमरीन है, इंडियन नेवी का सबमरीन है। अब इसकी खासियत समझिए, ये जो सबमरीन है ये न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा पावर्ड है ये, प्लस इट हैज कैपेसिटी टू सस्टेन बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इसके ऊपर ऐसे मिसाइल्स हम लोग स्टेशन कर सकते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस हिट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर दोज हु कैन विच कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज दे ट्रैवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इनको एक बार फायर किया गया तो ग्रेविटी की पहले तो ये थ्रस्ट के कारण ऊपर जाते हैं और फिर ग्रेविटी के कारण दे कम डाउन, और इसी कारण से दे कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस। तो INS अरिहंत इंडियन नेवी का एक पनडुब्बी है, सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर्ड है और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को सपोर्ट कर सकता है। तो ओशन के अंदर पानी के नीचे से हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करके एनिमी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और अब INS अरिहंत की एक और खासियत समझिए, इट कैन स्टेशन्ड ऑन इटसेल्फ K फैमिली सबमरीन्स, K फैमिली बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आई जस्ट होप INS अरिहंत के बारे में आपको बात समझ आ गई। अब समझते हैं K फैमिली बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। ये जो K फैमिली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दे आर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, SLBM, यानी कि इनको सबमरीन पे स्टेशन करके लॉन्च किया जा सकता है। इसमें ये जो K फैमिली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इनका नाम जो आया है K, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तो उन्हीं के नाम के बाद ये K फैमिली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप किए जा रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट वर्जन है वो है K-15, जिसका दूसरा नाम है सगारिका। इसका रेंज लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। फिर उसमें नेक्स्ट सीरीज भी डेवलप किया जा रहा है, K-4, K-5, K-6। ये जो K-15 है, फर्स्ट वर्जन ऑफ K फैमिली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसको स्टेशन किया गया है ओवर INS अरिहंत। तो एक बार फिर से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। INS अरिहंत भारत की इन नेवी की
सबमरीन है, पनडुब्बी है, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। और इसकी एक और खासियत है कि ये अपने ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्टेशन कर सकता है। और आईएनएस अरिहंत के ऊपर K-15 नाम का बैलिस्टिक मिसाइल स्टेशन किया गया है। यहाँ पे K स्टैंड फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो K सीरीज मिसाइल्स हैं, दे आर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबमरीन पे उनको स्टेशन किया जा सकता है एंड दे कैन, दिस K सीरीज मिसाइल्स, दे कैन ऑल्सो कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड। न्यूक्लियर वॉर हेड, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है कि अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड भी है और इसके ऊपर जो मिसाइल लगा है वो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, या न्यूक्लियर आप कह सकते हैं वेपन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर फायर्ड है हमारा आईएनएस अरिहंत। अब इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, आईएनएस अरिहंत के अलावा अब इंडिया हैज कम अप विथ इट्स सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसका नाम है आईएनएस अरिघात। INS Arighat will be more advanced as compared to INS Arihant as far as technological prowess is concerned. INS Arighat के डेवलप होने के बाद, INS Arihant तो हमारे पास था ही, नाउ INS Arighat के डेवलप होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो और भी मजबूत हो गया है। तो व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि किसी भी देश के पास अगर कैपेबिलिटी है कि वो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर पाए, एयर बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर पाए, जिसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, एंड सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर पाए, जिनको कहा जाता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। अगर ये तीनों जगह से आप न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने की कैपेसिटी रखते हैं तो कहा जाएगा कि द कंट्री होल्ड्स द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड क्यों जरूरी है? न्यूक्लियर ट्रायड हेल्प्स इन सर्वाइवेबिलिटी। देखिए, अगर मान लीजिए कि एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक किया और उसने हमारे लैंड बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, या मान लीजिए सी बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक बार में एक या दो कंपोनेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, येट वी विल हैव द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन टू काउंटर अटैक। तो सर्वाइबिलिटी विल बी देयर व्हेन वी विल हैव 3 डिफरेंट वेज टू रिटेलिएट। और इससे न्यूक्लियर ट्रायड से डेटरेंस मजबूत होता है। डेटरेंस का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कि भारत की जो न्यूक्लियर वेपन हमने डेवलप की है उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या आइडियाज हम ध्यान में रखेंगे। तो हमने देखा था नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटेलिएशन। हम पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, मैसिव तरीके से रिटेलिएट करेंगे। और इससे यह पता चलता है कि भारत ने जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है वो किसी भी देश को थ्रेटन करने के लिए नहीं किया है, बस अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया है, और किसी दूसरे देश को हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने से डेटर करने के लिए किया है। तो इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट डेटरेंस फॉर आवर एडवर्सरीज टू मेक न्यूक्लियर अटैक ओवर इंडिया, हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक ना करे। बट डेटरेंस की कॉन्सेप्ट कभी इफेक्टिव तरीके से अप्लाई हो पाएगी जब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड स्ट्रॉन्ग तरीके से अवेलेबल हो। अब लैंड बेस्ड तो हमारे पास कई सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि। एयर वेक्टर्स भी हैं हमारे पास, यानी कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स भी हैं, सुखोई, मिराज, जैगुआर, रफाल फाइटर्स कैन डिलीवर न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सी बेस्ड हमारे पास आईएनएस अरिहंत था और अब हमारे पास आ गया है आईएनएस अरिघात। दोनों पे हम लोग K-15 न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए K-15 का नाम है सगारिका, जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। भविष्य में इससे भी लार्जर रेंज के K-4, K-5, K-6 K सीरीज के सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स इंस्टॉल किए जा सकेंगे ओवर आईएनएस अरिहंत एंड अरिघात, विच विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च्ड।
This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view and also useful for GS paper 4 ethics and integrity point of view. सी बॉक्स पोर्टल को समझने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉस एक्ट. पॉस स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. ये जो कानून है ये साल 2013 में लाया गया था. जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस कानून का मुख्य मकसद है कि वर्क प्लेस पे विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, और अगर ऐसा होता है तो उस केस में ये कानून प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन करता है कि कैसे कंप्लेन रजिस्टर किया जा सकेगा, कैसे इंक्वायरी होगी और कैसे जो अक्यूज्ड हैं उनको पनिश किया जा सकेगा. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें कि एक एक्ट कैसे आया है. तो इसके लिए हमें जाना होगा इन ईयर 1992. सबसे पहले देखिए 1992 में राजस्थान के अंदर अ लेडी भावरी देवी, she raised voice, she was a social worker and she raised voice against marriage of 1 year old baby girl. राजस्थान के अंदर चाइल्ड मैरिज, भारत के अंदर ही अलग अलग जगहों पे चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है, राजस्थान में थोड़ी सी ज्यादा है. तो 1 year old बेबी गर्ल की मैरिज के इशू को लेकर के भावरी देवी ने प्रोटेस्ट रेज किया समाज में. सी वाज अ सोशल वर्कर. तो इन रेट्रीब्यूशन सी वाज गैंग रेप, मतलब उनको सजा देने के लिए सोशल पनिशमेंट के तौर पे भावरी देवी वाज गैंग रेप्ड. अभी देखिए कुछ दिनों पहले हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी एक ओपन एड्रेस लेटर लिखा था, इनफ इज इनफ विथ रिस्पेक्ट टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. वो कोलकाता केस के ऊपर उन्होंने ये ओपन लेटर लिखा था, आर्टिकल लिखा था, इनफ इज इनफ. उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि देखिए जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन होते हैं दे शुड नॉट बी सीन जस्ट एज एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी. ये बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हो रहा है सिर्फ ये कारण नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे द सेंस ऑफ डोमिनेंस ओवर विमेन भी है कि इफ विमेन ट्राई टू assert their claim in the society they must be shown their position which is subservient to men. ऐसा कुछ लोग सोचते हैं और इसके लिए टूल की तरह इस्तेमाल होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक रेप्स. सो इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स बट ऑल्सो अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, अ सेंस ऑफ या विलिंगनेस टू डोमिनेट, जिसको आप पैट्रियार्कल माइंडसेट कह सकते हैं. दैट इज द रीजन बिहाइंड सेक्सुअल ऑफेंसेस या रेप अगेंस्ट विमेन. और वही इस केस में भी देखा जा रहा है. भावरी देवी जी के अगेंस्ट गैंग रेप प्रैक्टिस किया गया, रेट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, सबक सिखाने के लिए. सी वाज गैंग रेप. तो फिर इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए एक विमेन राइट ग्रुप विच वॉज हेडेड बाई अ लेडी नोन विशाखा. और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में, मामला है 1992 का, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिए. एंड अंडर दिस गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन डिटेल्ड प्रोसीजर्स कि क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. और फिर साल 2013 में विशाखा गाइडलाइंस को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए, यानी कि कानूनी तरीके से उसको इन्फोर्स करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई कानून प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट. तो ये है हिस्ट्री. 1992 द केस भावरी देवी वाला इशू हुआ था. 1997 में विशाखा गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस विमेन राइट ग्रुप ने केस फाइल किया था दैट वाज हेडेड बाय अ लेडी विशाखा. और फिर 2013 में इस विशाखा गाइडलाइन को स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई विथ हेल्प ऑफ दिस पॉस एक्ट. पॉस एक्ट की अगर बात की जाए तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इट मेनली एम्स एट प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. इट लेज डाउन प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर हाउ अ केस कुड बी रजिस्टर्ड एंड हाउ दैट केस शुड बी रेड्रेस्ड. तो इसके अंतर्गत एवरी एम्प्लॉयर, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय हैं वहां पे, तो उनको एम्प्लॉयर हैज टू क्रिएट एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एट देयर ऑफिस. और हर एक ऑफिस में अलग अलग इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए. ये नहीं कि एक सेंट्रलाइज लेवल पे दिल्ली में बना दिए, गुवाहाटी के ऑफिस में है ही नहीं, ऐसा नहीं. एट एवरी ऑफिस जहां पे भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, देयर शुड बी एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. इट शुड बी हेडेड बाय अ वुमन मेंबर एज फार एज पॉसिबल.
of that office. और अगर कोई भी woman of that office faces sexual harassment at workplace, he can lodge a complaint at internal complaint committee. Internal complaint committee will have a power of civil court. Like a civil court, it will be working, it will gather evidence, and it can also pronounce some penalties or punishments. और उसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, अगर वो अपने यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाता है तो उसके खिलाफ भी फाइन लगाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई फॉर्मल सेक्टर के लिए कि फॉर्मल सेक्टर में अगर कोई भी लेडी फॉर्मल सेक्टर में काम करती है और उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ऑफ कोर्स जो पुराने प्रोविजंस हैं वो तो अभी भी अवेलेबल हैं, सी कैन मूव टू अ कोर्ट, बट एडिशनली नाउ सी कैन मूव टू इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ऑफ द ऑफिस इन विच सी वर्क्स इफ सी वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली जो लेडी हैं, जैसे मान लीजिए हाउस मेड्स हैं, तो इनके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है एज पर दिस पॉस एक्ट, जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली वीमेन जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि वो भी तो वर्किंग करने आ रही हैं। तो हाउस मेड्स ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, नीड्स टू बी गिवन फ्री एनवायरमेंट सेक्सुअल हरासमेंट से। तो इसके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेडीज के लिए बनाया गया है लोकल कंप्लेंट कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये बात हो गई पॉस एक्ट की हिस्ट्री की और पॉस एक्ट के बेसिक प्रोविजन की। अब पॉस एक्ट को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सी बॉक्स। इस तरीके का पोर्टल होगा जहां पे अब कोई भी लेडी, चाहे वो पब्लिक ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में काम कर रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, वो इस पोर्टल पे जाकर के उसके अगेंस्ट अगर सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है या सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है एट वर्क प्लेस तो कंप्लेन रजिस्टर कर सकती है। द सी बॉक्स इज अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल जहां पे कंप्लेन रजिस्टर भी किया जाएगा, साथ ही साथ उस कंप्लेन पे क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या एक्शंस लिए गए हैं, उसको मॉनिटर भी किया जा सकेगा। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक बार वापस से आते हैं इस डिस्कशन पे और एक छोटी सी बात देखते हैं और फिर मेंस क्वेश्चन पे आएंगे। ये जो भंवरी देवी जी का केस हमने डिस्कस किया था, इससे संबंधित एक मेंस में एथिक्स पेपर में सवाल बन सकता है। ऑनेस्टी कम्स विथ अ प्राइस, ऐसा सवाल यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है। व्हेन यू आर ऑनेस्ट, व्हेन यू ट्राई टू डू राइट थिंग्स, sometimes you have to pay price, and that too at your own personal cost. You will have retribution. तो ऐसा सवाल एथिक्स पेपर में बन सकता है। ऑनेस्टी कम्स विथ अ प्राइस, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मैं बस हिंट्स दे रहा हूं, बाकी तो नीचे आंसर लिख करके मैंने दिया ही है कि पहले आपको ऑनेस्टी का डेफिनेशन दे देना है, फिर आपको बताना है कि ऑनेस्टी का पाथ फॉलो करने से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जीवन में, और उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दे पाए अगर आप। तो अब मैंने दिया जैसे अब्राहम लिंकन, अशोक खेमका जी, सत्येंद्र दुबे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह थे, तो ये सब आप कुछ एग्जाम्पल देंगे टू प्रूव योर आर्ग्यूमेंट कि ऑनेस्टी कम्स विद अ प्राइस। लेकिन बस आप इतना लिख करके खत्म कर दोगे तो अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। आपको कहीं ना कहीं फिर बैक करना है इस आइडिया को भी कि दो इट कम्स विद अ प्राइस बट इट हैज सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ टू, एंड यू मस्ट ऑल्सो आर्ग्यू कि वाई वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। इस तरीके से कंक्लूड करना होगा। तो कोशिश कीजिए, एथिक्स का ये प्रश्न है और एक बार मेरे आंसर से भी थोड़ा सा मैच कर लेंगे तो दैट विल गिव यू एन आइडिया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम मुस्लिम मैरिज लॉ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है, असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्सेस बिल 2024। इस बिल का मेन मकसद है कि जो मुस्लिम पर्सन्स के बीच में जो मैरिज होता है इसको कहा जाता है निकाह, उससे रिलेटेड कई सारे नियम कानून को स्ट्रीमलाइन किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं इस बिल के? तो मैरिज हैज टू बी रजिस्टर्ड इफ द टू मुस्लिम एडल्ट्स आर गेटिंग इनटू अ काइंड ऑफ मैरिज रिलेशन, तो वो शादी या वो निकाह रजिस्टर जरूर होना चाहिए। और रजिस्टर होने के लिए दो नॉन मुस्लिम विटनेस की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रार ऑफिस में दो नॉन मुस्लिम विटनेस चाहिए हु शुड बी ओवर द एज ऑफ 21 ईयर्स। एंड इफ मैरिज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 90 days, then the marriage will be declared void and husband may face
imprisonment up to 3 years. तो ये जो बिल है ये ऐसे अनरेगुलेटेड अनरिकॉग्नाइज्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए है. प्लस इट हैज बीन आल्सो ब्रॉट इन ऑर्डर टू चेक पॉलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस बाय मेन मोस्टली. तो पॉलीगैमी को प्रिवेंट करने के लिए नियम बनाया गया है एज पर दिस बिल कि अ मैरिंग मैन मस्ट नॉट हैव मोर देन वन लिविंग वाइफ. तो आप शादी कर रहे हैं तो आपकी एक ही वाइफ होनी चाहिए, लिविंग वाइफ, अनलेस द फर्स्ट वाइफ गिव इन राइटिंग अ कंसेंट फॉर सेकेंड मैरिज. तो अदरवाइज a marrying man can have at max one living wife, but can have two if the first wife gives a writing consent for the second marriage. ये जो बिल लाया गया है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया है सरकार द्वारा? इस बिल को लाया गया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज. साथ ही साथ it has been brought in order to prevent marriages which are institutionalized without consent of both parties. तो फोर्सफुल तरीके से जो मैरिजेज होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए द बिल ऑल्सो एम्स टू अवॉइड polygamy. The next article is about National Sports Day. This topic is important from prelims exam point of view. 29 अगस्त यानी कल का दिन भारत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे इन मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी. इट इज बर्थ एनिवर्सरी. 29 अगस्त इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद. इसी दिन स्पोर्ट्स फील्ड के जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड्स हैं जैसे ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या अर्जुन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं. मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बात की जाए तो ही वाज बोर्न इन 1905, ही डाइड इन 1979 एंड ही इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी. उनके लीडरशिप में भारत 3 लगातार गोल्ड मेडल जीता है एट ओलंपिक्स 1928, 32, 36 और उनके कंट्रीब्यूशन के कारण उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया भारत सरकार द्वारा 1956 में. भारत के अंदर जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है खेल रत्न अवार्ड, पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर मेजर ध्यानचंद जी के रेस्पेक्ट में मेमोरी में खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आर्टिकल 254 से रिलेटेड पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है बट तीसरा गलत है. NICDC सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज नॉट 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी. कल मैंने हिंट्स लिख करके दिया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना है तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इट इज नॉट सोलली मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर. अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग नाबार्ड एंड ऑल, दे कलेक्टिवली मैनेज दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. व्योम मित्र is a humanoid robot. That's all from our side for today. Thanks for watching.